हेलो स्टूडेंट्स ऑफ द 8th ICSE। आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मैटर। सो वी विल सी व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर में हम लोग कौन से कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे मैटर, मतलब बेसिकली मैटर क्या है, डेफिनेशन ऑफ मैटर एंड ऑल द बेसिक थिंग्स अबाउट मैटर। उसके बाद में हम लोग इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियोरी ऑफ मैटर, या फिर जिसे काइनेटिक थियोरी ऑफ मैटर ऐसा भी कहते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में से, ये हम लोग देखेंगे इसके बाद में। इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर बेस्ड ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियोरी। इसका मतलब है हम लोग ने स्टेट्स ऑफ मैटर तो सीखे हुए हैं इसके पहले स्टैंडर्ड में से, 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में हम लोग ने वी हैव स्टडीड दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर बेस्ड ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियोरी। उसके बाद में स्टेट्स ऑफ मैटर सीखेंगे इन डिटेल एंड देन वी विल स्टडी change of states of matter, or change of states of matter also we are going to study on the basis of kinetic theory of matter. And the last topic which is included in this chapter is law of conservation of mass. तो ये सारे topics हम लोग इस चैप्टर में कवर करने जा रहे हैं and we will start with the first topic which is matter. तो matter क्या है, what is matter? तो अगर दुनिया में या वर्ल्ड में सारी की सारी चीज़ें अगर देखेंगे तो दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो मैटर है और नो मैटर है। अभी या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मैटर है और एनर्जी है, इन दोनों को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो मैटर क्या है? एनीथिंग दैट वी कैन सी इज़ मैटर। ये सबसे पहला डेफिनेशन था मैटर का, कि जो सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है वो सारी चीज़ें मैटर है। लेकिन हमारे आसपास हवा होती है और हवा तो हमें दिखाई नहीं देती है, बट स्टिल इट इज़ कंसिडर्ड एज मैटर। तो हम लोग मैटर के डेफिनेशन को और थोड़ा सा प्रिसाइज बनाते हैं और थोड़ा करेक्ट करते हैं। और मैटर का डेफिनेशन क्या होगा? एनीथिंग दैट कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस इज कॉल्ड एज मैटर। तो एनीथिंग दैट कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस, इसका मतलब क्या है? एनीथिंग जो हमारे सेंसेस को पता चलती है वो सारी चीज़ें, मतलब सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ विजन, ये सारे सेंसेस को जो सारी चीज़ें पता चलती है उन्हें मैटर कहते हैं। लेकिन मुझे साउंड सुनाई देता है, या मुझे आई कैन सेंस लाइट, मुझे लाइट की वजह से दिखाई देता है, तो साउंड और लाइट ये भी मैटर है क्या? तो इसका जवाब है नहीं, साउंड और लाइट ये मैटर नहीं है। साउंड एंड लाइट आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो फिर मैटर को और अच्छी तरीके से डिफाइन करना ज़रूरी है, जिससे और साइंटिफिकली मैटर को डिफाइन करना ज़रूरी है। तो और साइंटिफिकली मैटर का डेफिनेशन जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है वो है मैटर इज़ एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मतलब क्या? कि जिसको वजन है और जो जगह ऑक्यूपाई करता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ऐसी चीज़ों को मैटर कहा जाता है। तो अभी ये डेफिनेशन की वजह से साउंड और लाइट मैटर नहीं कंसिडर किए जा सकते, क्योंकि साउंड है, साउंड कोई जगह नहीं ऑक्यूपाई करता। जैसे ये रूम में मैं बातें कर रहा हूँ, अगले आधे घंटे तक मैं ये रूम में बातें करते रहूँगा, ये मेरी बातों से या मेरे प्रोड्यूस किए हुए साउंड की वजह से ये रूम पूरा भर रहा है क्या? रूम में साउंड जमा हो रहा है क्या? नहीं। ये साउंड का कोई वजन है क्या? नहीं। तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट अ मैटर। एंड सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट लाइट इज़ ऑल्सो नॉट अ मैटर। तो हमें डेफिनेशन ऑफ मैटर मिल गया है, एंड दैट इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। जिसको मास है, जिसको वजन है, और जो जगह ऑक्यूपाई करता है, विच ऑक्यूपाइज स्पेस, इज कॉल्ड एज मैटर। अभी मैटर के बारे में और डिटेल में जानकारी अगर लेनी है तो मैटर किस चीज़ से बना है? हमारे आसपास में जो भी कोई चीज़ है, मेरे हाथ में यहाँ पे एक पेंसिल है, या मैं हाथ में एक बुक होल्ड करे हुए हूँ, ये पेंसिल किस चीज़ से बनी हुई है? अगर पेंसिल के टुकड़े करते जाऊँगा तो इट विल ब्रेक डाउन इनटू वेरी स्मॉलर पार्टिकल्स। छोटे छोटे टुकड़े में वो छोटे टुकड़ों से ये पेंसिल बनी हुई है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ है, हमारे आसपास की कोई भी चीज़ है जिसको हम लोग अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो इट विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। इट मीन्स दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। और उनमें से स्मॉलेस्ट पार्टिकल को अगर किसी भी चीज़ के टुकड़े करते जाएंगे तो जो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट वी ऑब्टेन इज कॉल्ड एज एटम।
एटम जनरली डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट स्टेट, मतलब एटम जनरली इंडिपेंडेंट स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करता। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटम है वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता, जनरली वो कंबाइन होता है। जैसे हाइड्रोजन कभी कभी दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है और H2 मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, या फिर हाइड्रोजन कभी कभी दूसरे अलग मॉलिक्यूल्स के साथ जैसे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके H2O फॉर्म करता है एंड इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो इस तरह से एटम तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ दे कंबाइन एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स और वी कैन से मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये हो गया मैटर के बारे में। और हम जानते हैं कि मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स एंड दोज 3 स्टेट्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस स्टेट। तो इन स्टेट्स का जो डेफिनेशन हम लोग ने अप टू 7 स्टैंडर्ड जो सीखा है वो डेफिनेशन तो सबसे पहले देखते हैं। सॉलिड्स के बारे में कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड्स का शेप भी डेफिनेट होता है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। लेकिन लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम but they do not have definite shape, they take the shape of the container. We all know liquid को किसी भी container में pour करेंगे तो it takes the shape of that container. If I have 1 liter of water and if I put in a bottle, it will take the shape of a bottle, and if I put the same amount of water in a beaker, it will take the shape of a beaker. And gases neither have fixed shape nor fixed volume. तो इस तरह से matter is divided or matter is classified into 3 states, and those 3 states are solids, liquids and gaseous. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियोरी ऑफ मैटर, या फिर सिंपल वर्ड्स में कहने को जाएंगे तो काइनेटिक थियोरी ऑफ मैटर। अब ये काइनेटिक थियोरी ऑफ मैटर हम लोग क्यों सीखने जा रहे हैं? सो आई रीड द फर्स्ट लाइन। द काइनेटिक थियोरी ऑफ मैटर हेल्प अस टू एक्सप्लेन व्हाई मैटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स and how it changes from one state to another. ये काइनेटिक थियोरी ऑफ मैटर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थियोरी है। इट फॉर्म्स द बेस ऑफ द केमिस्ट्री। ये पूरे केमिस्ट्री आगे जो हम लोग 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में सीखने जाएंगे केमिस्ट्री, ये सारे केमिस्ट्री का बेस फॉर्म करता है काइनेटिक थियोरी ऑफ मैटर। और ये हमें इस चैप्टर में तो बेसिकली काइनेटिक थियोरी ऑफ मैटर हमें किस तरह से हेल्प करेगा? ये हमें हेल्प करेगा टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। मैटर के जो 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, इन तीनों में हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाएंगे आफ्टर स्टडीइंग काइनेटिक थियोरी ऑफ मैटर। और स्टेट्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, जैसे सॉलिड टर्न इनटू लिक्विड, लिक्विड्स टर्न इनटू गैसेस। और ये किस तरह से होता है ये भी हम लोग स्टडी कर पाएंगे आफ्टर स्टडीइंग द काइनेटिक थियोरी ऑफ मैटर। तो आगे बढ़ते हैं। वी विल स्टडी द पोस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक थियोरी ऑफ मैटर। अभी ये पोस्टुलेट्स का मतलब क्या है? तो एक होता है थ्योरी या फिर थियरम। अगर कोई थ्योरी या थियरम है, इट हैज़ टू बी प्रूव्ड। मतलब अगर कोई थियरी है, जैसे पाइथागोरस थियरम है, तो पाइथागोरस थियरम जब पाइथागोरस ने प्रपोज किया कि नहीं ये ऐसा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू अदर साइड सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये जब पाइथागोरस ने ये जो अपना थियरी प्रपोज किया तो ही हैड टू प्रूव दैट थियरी, उसको ये थियरी है वो प्रूव करना पड़ा था। लेकिन पोस्टुलेट्स का मतलब क्या है? पोस्टुलेट्स का मतलब है ये चीज़ें हम लोग ने विदाउट एनी प्रूफ मान ली है, ऐसी चीज़ें हैं ये। तो देयरफॉर These postulates form the base of the entire chemistry। मतलब ये चीज़ों को हम लोग ने माना है और इसके ऊपर सारी केमिस्ट्री की जो बिल्डिंग है वो हम लोग ने तैयार की है। मतलब सारे केमिस्ट्री के आगे की थियरीज़ है, दे ऑल आर बेस्ड ऑन द काइनेटिक थियोरी ऑफ मैटर। तो सबसे पहले देखते हैं कि काइनेटिक थियोरी ऑफ मैटर में क्या क्या पोस्टुलेट्स है। इसमें से कुछ सर्टन पोस्टुलेट्स है वही मैं रीड करूँगा, सारे के सारे पोस्टुलेट्स में नहीं रीड करता हूँ। और इतने जो पोस्टुलेट्स मैं रीड कर रहा हूँ उतने अगर हम लोग ने याद किए तो भी वो इनफ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पहला पोस्टुलेट रीड करता हूँ। मैटर कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच कुड बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। सबसे पहला पॉइंट है अबाउट द मैटर कि ये पॉइंट क्या बताते हैं कि हमारे आसपास कोई भी चीज़ है, इट इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। हमारे आसपास की सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ हम लोग ले लो, जैसे यहाँ पे एक कबर्ड है, ये एक चेयर है, या मैं एक
मैं एक बेंच पे बैठा हूँ या मेरे सामने एक किताब है, सारी की सारी चीज़ें है वो टाइनी पार्टिकल से बनी हुई है, एंड दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट थियरी है कि सारी चीज़ें हैं वो छोटे पार्टिकल्स से बनी हुई है। दूसरा पॉइंट, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट मोशन एंड हेंस पोजेस काइनेटिक एनर्जी। और सभी मटेरियल में जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली यहाँ वहाँ इधर उधर विद इन दैट मटेरियल ओनली ये पार्टिकल्स है वो इधर उधर कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। अभी यहीं पे मैं एक बात बता देता हूँ तो कि तुम लोग अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट को देखोगे, जैसे चेयर है, चेयर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ चेयर, तो तुम लोग तो बोलोगे कि अरे ये चेयर के अंदर तो पार्टिकल है, लेकिन ये पार्टिकल्स इधर उधर मूव करते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये जो सॉलिड्स है, सॉलिड्स के अंदर के जो पार्टिकल है उसके अंदर का मोशन है वो इजीली परसीवेबल नहीं है, मतलब वो इतना कम होता है कि वो हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो जनरली सॉलिड्स के अंदर सॉलिड्स भी डेफिनेटली पार्टिकल से ही बने हुए हैं, लेकिन सॉलिड्स के अंदर के जो पार्टिकल है उसके अंदर का मोशन, मतलब ये जो सेकंड पॉइंट है कि पार्टिकल्स, पहला पॉइंट तो सॉलिड्स भी सेटिस्फाई करते हैं कि पार्टिकल्स एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, लेकिन दूसरा पॉइंट है क्या कि दीज पार्टिकल्स आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन, मतलब इधर उधर कंटिन्यूसली ये पार्टिकल्स घूमते रहते हैं। ये पॉइंट है वो सॉलिड्स के लिए तो थोड़ा सा डिबेटेबल है, मतलब ये पार्टिकल से वो मूव करते हैं लेकिन हमें इतना कम है ये मूवमेंट कि वो परसीव नहीं होता है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। मैं थर्ड पॉइंट की तरफ जाता हूँ। अ चेंज इन फेज में अकर व्हेन एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज चेंज्ड। मतलब क्या कि अगर अभी तो हम लोग ने सीखा कि देखो, पहला पॉस्टुलेट में हम लोग ने सीखा कि एवरी मटेरियल इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। दूसरे पार्टिकल में हम लोग ने क्या सीखा कि दीज पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, ये पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली इधर उधर धीरे धीरे मूव करते रहते। अभी तीसरा पॉइंट, और उसके अगर मूव कर रहे हैं और कोई भी मूविंग चीज़ है, इट पोजेस काइनेटिक एनर्जी, तो उसके अंदर एनर्जी है। अभी तीसरा पॉइंट क्या बताया है कि अ चेंज इन द फेज में अकर व्हेन द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज चेंज। मतलब अगर हम लोग ने इस एनर्जी को बढ़ाया, कि किसी भी मटेरियल में जो एनर्जी है उसको इंक्रीज़ किया या उस एनर्जी को डिक्रीज़ किया, तो हम लोग चेंज इन फेज मतलब चेंज इन स्टेट अचीव कर सकते हैं। मतलब क्या है, मैं एकदम सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ कि सॉलिड्स है, सॉलिड्स में पार्टिकल बहुत पास में होते हैं और पार्टिकल्स बिल्कुल मूव नहीं करते हैं। तो अगर सॉलिड्स को हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, मतलब हीट प्रोवाइड करेंगे, तो सॉलिड्स के पार्टिकल है वो धीरे धीरे एनर्जी गेन करेंगे एंड दे विल स्टार्ट मूविंग। और मूव जैसे जैसे वो एनर्जी गेन करेंगे दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड को भी हम लोग हीट करते जाएंगे तो लिक्विड ऑल्सो गेन हीट एनर्जी गेन करेंगे, उसके पार्टिकल का भी मोशन ज़्यादा होने लगेगा एंड दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। इन दिस वे व्हेनेवर मीन्स वी कैन चेंज। मतलब ये तीसरा पॉस्टुलेट क्या बताता है हमें कि हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करके पार्टिकल के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। नाउ विल सी द नेक्स्ट पॉस्टुलेट। There are empty spaces between atoms and molecules of matter and these empty spaces are called as intermolecular spaces। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि कोई भी मटेरियल है वो पार्टिकल से बना हुआ है और वो पार्टिकल्स है डेफिनेटली बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है और उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ खाली जगहें हैं और उस खाली जगह को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। नेक्स्ट पॉइंट मैं रीड करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में। अभी किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैसेस है, किसी भी मटेरियल के पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। ये क्यों जुड़े हुए रहते हैं? क्योंकि देयर इज़ अ फोर्स बिटवीन दीज पार्टिकल्स एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर force of attraction. So we have covered all the postulates of the kinetic theory of matter। इस तरह से हम लोग ने kinetic theory of matter के सारे postulates हम लोग ने स्टडी किए। We have studied टोटल 5 postulates। अभी हम लोग इन 5 postulates की मदद से सीखेंगे डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, और हम लोग साइड में इन 5 postulates को हमेशा रखेंगे, ठीक है। Now we will see differences between solids, liquids and gases based on kinetic theory of matter। और हम लोग ने काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर के पोस्टुलेट्स देखे हैं एंड वी ऑल नो दैट मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स। मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो अभी टेक्स्ट बुक से ज़रा सा अच्छा मैंने एक टेबल बनाया है एंड वी विल स्टडी फ्रॉम दैट टेबल। और अगर ये टेबल आप अच्छी तरह से याद करोगे, जो कि बहुत आसान है,
अगर आप ये टेबल करोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर में से कवर हो जाएंगे। जैसे मैं बताता हूँ कौन से क्वेश्चंस है। जैसे अगर आप ये टेबल करोगे तो यू विल स्टडी, यू विल गेट टू नो काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर। अगर ऐसा सवाल आया कि राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर, तो ये भी आप लिख पाओगे। अगर सवाल आया डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, तो भी आप इससे कर पाओगे। अगर सवाल आया डिस्टिंग्विश बिटवीन लिक्विड्स एंड गैसेस, तो भी आप कर पाओगे। अगर सवाल आया सॉलिड्स और गैसेस के बीच का डिफरेंस, तो भी कर पाओगे। और इवन सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस तीनों के बीच का डिफरेंस पूछा, तो भी आप इससे कर पाओगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टेबल मैंने फॉर्म किया हुआ है। तो चलो ये टेबल की मदद से सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच के डिफरेंसेस स्टडी करते हैं बेस्ड ऑन पॉइंट्स इन द काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर। तो सबसे पहला पॉइंट है मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर टाइनी पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस किस तरह से पार्टिकल से बने हुए होते हैं ये दिखाया है। तो ऑब्वियसली सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस ऑल आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। लेकिन सॉलिड्स में अगर आप देखोगे तो पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, मतलब, और लिक्विड्स में थोड़ा कम है, थोड़ा लूजली पैक्ड है, और गैसेस में बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड है पार्टिकल्स। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है कि सॉलिड्स के अंदर सॉलिड्स का जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, लिक्विड्स का उससे कम होता है, और गैसेस का डेंसिटी सबसे कम होता है। नाउ विल टर्न टू द सेकेंड पॉइंट। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, देयरफॉर पोजेस काइनेटिक एनर्जी। तो पार्टिकल्स ऑफ मोशन, ये हम लोग ने देखा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो सॉलिड्स के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि सॉलिड्स में ये मोशन किस तरह से होता है। सॉलिड्स में पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मूव वेरी लिटिल एंड देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लेस। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड के जो पार्टिकल है वो बहुत 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 कम मूव करते हैं, जो कि उनका मोशन है वो परसीव ही नहीं होता है। और इस वजह से द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज़ वेरी लेस। अगर लिक्विड्स में देखोगे तो लिक्विड्स के पार्टिकल है वो थोड़ा बहुत इधर उधर मूव करते हैं, और उसकी वजह से लिक्विड्स के पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो थोड़ा ज़्यादा है। इट इज़ लेस बट नॉट एज लेस एज लिक्विड्स, नॉट एज लेस एज सॉलिड्स। और अगर गैसेस में देखोगे तो पार्टिकल्स बहुत फास्ट में इधर उधर कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, एंड देयरफॉर द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस पोजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वेरी हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक पॉइंट हो गया डिफरेंस का कि सॉलिड्स में काइनेटिक एनर्जी कम होता है, लिक्विड्स में काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड्स में काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होता है, लिक्विड्स में काइनेटिक एनर्जी कम होता है, और गैसेस के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत 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 ज़्यादा होता है। अब ये पॉइंट जो है काइनेटिक एनर्जी का, ये आगे के टॉपिक में जहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे चेंज इन द स्टेट, वहाँ पे भी ये बहुत काम आता है, तब हम लोग उसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। अभी थर्ड पॉइंट देखते हैं। देयर इज अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। पार्टिकल्स के बीच में, किसी भी मटेरियल के पार्टिकल्स के बीच में कुछ जगह होती है, कुछ स्पेस होता है, और उस स्पेस को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। तो ये तो हो गया इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का डेफिनेशन भी, और ये एक पॉइंट भी बनता है काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर के अंदर। अगर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों के डायग्राम्स देखोगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड है। इसका मतलब है दो पार्टिकल्स के बीच का जगह है जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत 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 कम है। लिक्विड्स में भी वो कम ही होता है, लेकिन सॉलिड्स से थोड़ा ज़्यादा होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मतलब दो पार्टिकल्स के बीच की जगह। और गैशियस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज़ वेरी लार्ज, मतलब दो पार्टिकल्स के बीच में बहुत जगह होती है। पार्टिकल्स आर वेरी लार्जली स्पेस्ड। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस देखते हैं, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स है, मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है, बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है, और सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, और उस फोर्स को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इन केस ऑफ सॉलिड्स ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे के बहुत पास में रहते हैं, तो वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फोर्स से होल्ड करके रखते हैं। और लिक्विड्स में ये फोर्स है वो कम है, एंड गैशियस में ये फोर्स है वो बहुत कम है, क्योंकि पार्टिकल्स आर वेरी लार्जली स्पेस्ड, देयरफॉर वो बहुत उसके बीच में ज़्यादा फोर्स नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब ये चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर शुरू करने से पहले जो टेक्स्ट बुक में पैराग्राफ दिया है उसको हम लोग रीड करेंगे, लेकिन उसके भी पहले देखते हैं कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर क्या है। हमें पता है कि मैटर एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स, और
ये कंटिन्यूअसली इंटरचेंज होते रहते हैं। जैसे सॉलिड है, उसको हीट किया तो वो लिक्विड में टर्न होता है, लिक्विड को हीट किया तो वो गैशियस में टर्न होता है, गैशियस को कूल किया तो वो ठंडा होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड को कूल किया तो वो ठंडा होके सॉलिड्स में टर्न हो जाता है। तो ये चेंजेस हम लोग रेगुलरली देखते हैं, लेकिन इन चेंजेस को वी आर गोइंग टू स्टडी दीज चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर विद रिस्पेक्ट टू द काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर। काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर की मदद से हम लोग इसको सीखेंगे। तो जब सबसे पहले देखते हैं कि टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। The change of state of a substance from one physical state to another is known as change of state. The change of state of any substance depend upon the motion of its molecules and the forces which hold the molecules together. When a solid is heated, the molecules gain kinetic energy and become active. The molecules try to overcome the intermolecular force of attraction, so they vibrate faster and start to move, and the intermolecular space between them increases. As temperature increases, so does the intermolecular space and the intermolecular force of attraction decreases. Eventually, solid changes into a liquid. अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ था, मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि सॉलिड्स को जब हम लोग हीट करते हैं तो सॉलिड्स के पार्टिकल जो बहुत कम मूव करते हैं, हम लोग को पता है कि द मोशन ऑफ अ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज़ वेरी लेस। तो सॉलिड्स को जब हम लोग हीट करते हैं तो पार्टिकल्स ज़रा ज़ोर से एनर्जी गेन करते हैं और ज़रा फास्ट में मूव करने लगते हैं, और एनर्जी दिया तो और फास्ट में मूव करने लगते हैं। धीरे 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 ये एनर्जी इतनी हो जाती है कि सॉलिड्स बहुत ज़्यादा मूव करने लगते हैं, एक दूसरे से दूर मूव करने लगते हैं। एक दूसरे से दूर होने की वजह से सॉलिड्स का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कम होने लगता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बढ़ने लगता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब क्या? दो पार्टिकल्स जो एक दूसरे को पकड़ के रखे थे वो एक दूसरे को लूज करने लगते हैं, और दो पार्टिकल्स के बीच का जगह जो बहुत 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 कम था सॉलिड्स के केस में, वो बढ़ने लगता है। अभी सॉलिड्स के दो पार्टिकल्स के बीच का जगह बढ़ा, मतलब क्या हुआ? ऑब्वियसली दे गॉट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अगर ये लिक्विड में इस तरह से कन्वर्ट होता है, लिक्विड्स को भी फर्दर हीट करते जाएंगे तो यही सेम चेंजेस उसमें होंगे। मतलब क्या होगा? लिक्विड्स का भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कम होगा और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बढ़ेगा, एंड लिक्विड्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। तो इस तरह से सॉलिड्स टर्न इनटू लिक्विड एंड लिक्विड्स टर्न इनटू गैसेस ऑन हीटिंग। तो ये सारे चेंजेस देखे जो होते हैं हीट करने पर। अभी अगर हम लोग उल्टा करेंगे, गैसेस को अगर कूल करेंगे, अभी गैसेस कोई एक पर्टिकुलर गैस है हमारे पास, तो उस गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत कम है। जैसे ही उस गैस को हम लोग कूल करेंगे उसके पार्टिकल्स पास आने लगेंगे, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो कम होगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बढ़ेगा और गैसेस विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, एंड लिक्विड्स को भी हीट करेंगे, लिक्विड्स को भी और कूल करते जाएंगे तो लिक्विड्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड्स। मतलब क्या होगा कि लिक्विड्स के पार्टिकल्स वो पास आएंगे, मतलब उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो कम होगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग ने कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड, लिक्विड इंटू गैसेस, और उसका उल्टा मतलब कन्वर्जन ऑफ गैसेस इंटू लिक्विड एंड लिक्विड इंटू सॉलिड्स, ये पहले भी सीखा हुआ है। लेकिन इस साल हम लोग इसमें क्या स्पेशल सीखने जा रहे हैं कि सॉलिड्स जब लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में क्या चेंज होता है, और सिमिलरली लिक्विड जब गैसेस में चेंज होते हैं या कोई भी इस तरह का कन्वर्जन होता है तो उसमें इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है? वो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब जब भी कोई स्टेट चेंज होता है तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो चेंज होते हैं। तो ये हो गया सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के इंटर कन्वर्जन का। अभी हम लोग देखेंगे वेरियस प्रोसेसेस विच आर प्रेजेंट। तो इसके लिए हम लोग एक इंटरेस्टिंग एक डायग्राम है, उस डायग्राम को देखते हैं। अभी सबसे पहले देखते हैं, इस डायग्राम में सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस है। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। यहाँ पे फ्यूजन लिखा है लेकिन हम लोग उस प्रोसेस को मेल्टिंग भी कहते हैं। फ्यूजन का ही दूसरा नाम है मेल्टिंग। और जब लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होते हैं तो उस प्रोसेस को उन्होंने कहा है वेपराइजेशन। उसी प्रोसेस को हम लोग बॉइलिंग भी कहते हैं, ठीक है। और अगर उल्टा करेंगे, जब गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं ऑन कूलिंग तो उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। और जब लिक्विड्स सॉलिड्स में कन्वर्ट होते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। लेकिन हम लोग उसको एक दूसरा नाम भी है, हम लोग उसे कहते हैं फ्रीजिंग। जब लिक्विड्स सॉलिड्स में कन्वर्ट होते हैं तो हम लोग उसे फ्रीजिंग कहते हैं, ठीक है।
और दो इंटरेस्टिंग प्रोसेसेस है, जैसे है गैसेस जब डायरेक्टली सॉलिड्स में कन्वर्ट होते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिपोजिशन, और सॉलिड्स जब डायरेक्टली विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, जब सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं गैसेस में तो उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि जब भी हम लोग किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो हीट एनर्जी या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जब भी हम लोग किसी सब्सटेंस को कूल करते हैं तो वो अपनी एनर्जी लूज़ करता है। ये दो पॉइंट अगर हम लोग याद रखेंगे तो हम लोग सारी डेफिनेशंस को बहुत आसानी से याद रख पाएंगे। तो अभी देखते हैं, तो चलो शुरुआत करते हैं। मैंने एक ये सारे डेफिनेशंस को याद रखने के लिए एक अच्छा सा प्रोटोटाइप बनाया है या एक साचा बनाया है। उस प्रोटोटाइप में से पर्टिकुलर वर्ड्स को डाल के हम लोग अलग अलग डेफिनेशंस बना सकते हैं। जैसे ये मेरा प्रोटोटाइप है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ डैश इनटू डैश स्टेट बाय डैश ऑफ एनर्जी। अभी अगर मुझे बॉइलिंग या वेपोराइजेशन का डेफिनेशन बनाना है तो बॉइलिंग ये प्रोसेस क्या है। अभी बॉइलिंग हम सबको पता है कि कभी बॉईल करते हैं, वाटर को बॉईल करते हैं, तो वाटर बॉईल होता है तो क्या होता है, वाटर बॉईल होके लिक्विड से गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब हम सबको पता है कि वाटर जब बॉईल होता है तो वाटर लिक्विड से गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ जहाँ पे डैश है वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स डालता हूँ। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ, जब बॉइलिंग होता है तो वाटर कहाँ से कहाँ चेंज होता है, फ्रॉम लिक्विड टू गैशियस। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैशियस स्टेट बाय। अभी देखो ना, बॉइलिंग में हम लोग हीट करते हैं, मतलब हीट प्रोवाइड करते हैं। जब भी किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है, और जब भी किसी सब्सटेंस को कूल करते हैं तो वो लॉस ऑफ हीट एनर्जी होता है। ये सिर्फ याद रखना है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो देयरफॉर बॉइलिंग का डेफिनेशन बनेगा, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैशियस स्टेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। अभी एक उल्टा वाला देखते हैं, दूसरा वाला फ्रीजिंग का डेफिनेशन देखते हैं। फ्रीजिंग में हम लोग को पता है कि फ्रीजिंग में क्या होता है, लिक्विड से फ्रीज करते हैं किसी भी सब्सटेंस को तो लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड बाय लॉस ऑफ एनर्जी आएगा यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कूलिंग कर रहे हो, जब भी कूलिंग करेंगे तो लॉस ऑफ एनर्जी आएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग मेल्टिंग का डेफिनेशन बना सकते हैं। मेल्टिंग में किस में चेंज हो रहा है, मेल्टिंग में हो रहा है सॉलिड से मेल्टिंग में हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में। ठीक है, तो ये होगा इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड बाय, अभी मेल्टिंग करते वक्त हम लोग को हीट करना पड़ता है ना सब्सटेंस को, बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। उसी तरह से कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन का मतलब होता है गैसेस से लिक्विड में। तो उसमें क्या होगा, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड बाय लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि गैसेस को ठंडा करेंगे तब वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं ना। उसी तरह से सब्लिमेशन और डिपोजिशन का, अभी सब्लिमेशन में क्या होता है, सब्लिमेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड इनटू गैसेस। अभी यहाँ पे एक और वर्ड डालना पड़ेगा सब्लिमेशन का डेफिनेशन बनाते वक्त, फ्रॉम सॉलिड इनटू गैसेस डायरेक्टली का मतलब क्या है कि विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, वही एक वर्ड डालना पड़ेगा सब्लिमेशन में। और डिपोजिशन में भी उसी तरह से फ्रॉम गैसेस डायरेक्टली टू द सॉलिड, ऐसा उसका डेफिनेशन आएगा। ठीक है, तो ये सारे डेफिनेशन आपको एज अ होमवर्क लिखने हैं। अब इस चैप्टर का सबसे आखिर वाला टॉपिक देखते हैं, जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एज अ स्टेटमेंट हम लोग सबको याद रखना है। मैं रीड करता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। द मास ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन सेम ड्यूरिंग अ चेंज। कोई भी चेंज होता है तब उसमें मास चेंज नहीं होता है, मतलब मास डिस्ट्रॉय नहीं होता है या फिर वो क्रिएट भी नहीं होता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मास चेंज होता है। तो इसी को हम लोग कुछ एग्जांपल्स के साथ स्टडी करेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक एग्जांपल दिया है आइस का। जैसे एक कंटेनर में उन्होंने 30 ग्राम्स ऑफ आइस और 50 ग्राम्स ऑफ वाटर लिया है और उसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। थोड़ी देर तक छोड़ने के बाद आइस है, उसमें जो 30 ग्राम्स जो आइस था वो सारा का सारा कन्वर्ट हो गया इनटू वाटर। अभी ये वाटर में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद में उसका हम लोग ने वजन किया तो मास वॉज फाउंड टू बी 80 ग्राम्स ओनली। मतलब क्या है कि
आइस गॉट कन्वर्टेड इनटू वाटर, लेकिन उसका वजन है वो बिल्कुल कम नहीं हुआ। तो इस तरह से किसी भी फिजिकल चेंज में कभी भी मास क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होता, ना ही उसका मास बढ़ा ना उसका मास कम हुआ। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वुड लिया है हमने, हम लोग ने थोड़ा सा वुड लिया है और उसको बर्न किया। अभी वुड का बर्निंग ये केमिकल चेंज है, और वुड बर्न होता है मतलब क्या होता है, वुड रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन, यही इस डायग्राम में बताया उन्होंने। और उसका रेसिड्यूअल क्या पार्ट बचता है, मतलब उसका प्रोडक्ट क्या है, उसका तुम लोग बोलोगे कि उसका प्रोडक्ट होता है ऐश, मतलब जो उसके राख बनती है वो उसका प्रोडक्ट है। तो अगर ऐसे देखने को जाएंगे तो वुड का मास तो बहुत ज़्यादा होता है और ऐश का मास इतना कम, मतलब उतना ज़्यादा नहीं होता है, उसका वजन तो कम होता है। तो तुम लोग ऐसा कह सकते हो कि अरे यहाँ पे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर नहीं एप्लीकेबल है, यहाँ पे तो मास डिस्ट्रॉय हो रहा है, कम हो रहा है, तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि अगर हम लोग इस रिएक्शन को किसी एक बंद चेंबर में करेंगे और वुड को बर्न करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो सारे के सारे प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होंगे उसका अगर हम मास करेंगे, क्योंकि सिर्फ ऐश एक प्रोडक्ट नहीं है, उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अदर गैसेस, बहुत सारे अलग अलग गैसेस जो प्रोड्यूस होते हैं, उन सारे गैसेस को होल्ड करके रखेंगे और उसका मास अगर कैलकुलेट करेंगे तो इट इज़ इक्वल टू द मास ऑफ वुड एंड ऑक्सीजन। तो इस तरह से यहाँ पे भी ये लॉ है वो एप्लीकेबल होता है। अभी उन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ बताए हैं, यहाँ पे 3 एक्टिविटीज़ है, वो तीनों एक्टिविटीज़ मैं आपको बताता हूँ, एकदम सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। पहला एक एक्टिविटी है एक्टिविटी 2.1, इसमें उन्होंने बोला है कि शो दैट द टोटल मास रिमेन सेम ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। और यहाँ पे वही एक्टिविटी किया है, एक सीलेबल प्लास्टिक बैग में उन्होंने कुछ आइस क्यूब डालने के लिए बोला है और कुछ देर के लिए रखने के लिए बोला है। तो पहले तो आइस क्यूब का वजन करना है और उसके बाद में उससे बने हुए पानी का वजन करना है। इट विल बी सेम। दिस प्रूव्स दैट फिजिकल चेंज में, किसी भी तरह के फिजिकल चेंज में मैटर वो क्रिएट नहीं होता या डिस्ट्रॉय नहीं होता। इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है वो प्रूव होता है। और एक्टिविटी 1.3 यहाँ पे दिया है, उसमें उन्होंने एक केमिकल रिएक्शन करने के लिए बोला है। थोड़ा सा विनेगर लेना है हमें। विनेगर आप सबको पता है एसिटिक एसिड जो किचन में रहता है हमारे पास, तो विनेगर में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालना है। और बेसिकली उन्होंने ऐसा बोला है कि 20 ml विनेगर लेना और 10 ग्राम बेकिंग सोडा लेना, और पहले तो दोनों का वजन कर लेने का है, मास कैलकुलेट कर लेने का है, और उसके बाद में उन दोनों को रिएक्ट करना है। उन दोनों में केमिकल रिएक्शन तो होगा ज़रूर, और उस केमिकल रिएक्शन के बाद बेसिकली उसको एक सील्ड प्लास्टिक बैग में ये रिएक्शन करना है। और केमिकल रिएक्शन के बाद यू विल फाइंड दैट प्रोडक्ट का भी वजन उतना ही है। इससे हमें पता चलता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में भी मैटर इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली वन फॉर्म ऑफ मैटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। और एक तीसरा एक्टिविटी है जिसमें बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट को रिएक्ट किया है और प्रोडक्ट बने हैं बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, और उसमें भी मैटर ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ये एक्टिविटीज़ अगर रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ने ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर लिया है। और इस चैप्टर के साथ है एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज, एंड यू हैव टू डू द एंटायर पूरा एक्सरसाइज आपको लिख के मुझे उसके सॉल्यूशन भेजने हैं। तो ये तो इतना बड़ा है कि आई विल गिव यू 1 एंटायर डे, एक पूरा दिन आप ले लीजिए, और एक 24 घंटे के अंदर, ये लेक्चर पोस्ट होने के बाद 24 घंटे के अंदर आपको ये जो सारा एक्सरसाइज है, पूरा एक्सरसाइज है वो करके मुझे भेजना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।